सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के पहले सीजन के एपिसोड 1, 2 और 3 के बारे में। ये कहानी है मौत के खेल की, जहाँ सारे लोग अपनी किस्मत आजमाइश करने आते हैं ताकि इस खेल को जीतने के बाद उन्हें इतने पैसे मिल सके कि वो अपने सारे कर्जे को चुका सके और कोरिया के सबसे अमीर लोगों में अपने नाम को शुमार कर सके। लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं है। इस खेल में या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं और हारने के बाद आपको मिलता है सीधा मौत। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साउथ कोरिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम कुछ छोटे बच्चों को स्क्विड गेम खेलते हुए देखते हैं और ये बच्चे इस गेम को बहुत ही चाव के साथ खेल रहे होते हैं। और यहीं पे होता है सांगी हुन और सांगी हुन का यहाँ पे सबसे प्यारा दोस्त होता है जिसका नाम है चो सांगू। और अब समय बड़ी ही तेजी के साथ बीतता है और हम देखते हैं कि सांगी हुन बड़ा हो चुका है और वो अभी खाना खा रहा है और खाते समय वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। तब उसकी माँ कहती है कि वो भूल तो नहीं गया है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। तब वो कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं भूला और इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ उसे थोड़े पैसे देती है और कहती है कि आज अपनी बेटी को बाहर ले जाना और उसे कुछ खिला देना। लेकिन इन पैसों को देखने के बाद गिहुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतने पैसों में क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए। और गिहुन की माँ उससे कहती है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो पैसे कमाना सीखो। और इतना कहने के बाद वो थोड़े और पैसे दे करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन गिहुन का इन पैसों से मन नहीं भरता, इसलिए अपनी माँ के जाते ही वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और पहुंचता है एटीएम मशीन के पास और पैसे निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने पिन चेंज कर दिया है। फिर भी गिहुन थोड़ा सोचने के बाद पिन गेस कर लेता है और अपनी माँ के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और अपने दोस्त के साथ पहुंचता है जुआ खेलने, जहाँ पे वो घोड़ों पे पैसे लगाने लगता है। लेकिन पहली बार वो जिस घोड़े पे पैसे लगाता है वो घोड़ा हार जाता है और गिहुन के आधे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन गिहुन तब भी हार नहीं मानता और इस बार वो दूसरे घोड़े पे बाजी खेलता है और ये घोड़ा जीत जाता है। इसीलिए अब गिहुन जीतता है 45 लाख वॉन और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि आज वो उसे सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर के जाएगा। और गिहुन बातें कर ही रहा होता है तभी वो सामने से कुछ लोगों को आते हुए देखता है और ये वही लोग हैं जिससे गिहुन ने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसीलिए अब गिहुन भागता जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं और भागते समय गिहुन एक लड़की से टकरा जाता है, लेकिन वो उस लड़की को सॉरी कह के निकल जाता है। तभी ये लोग बाथरूम में गिहुन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि उनके पैसे उन्हें अभी चाहिए। तब गिहुन कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 40 लाख वॉन है, इतने अभी रख लो और बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और इतना कहने के बाद गिहुन जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है वो देखता है कि उसकी जेब फटी हुई है और वो समझ जाता है कि उस लड़की ने उसकी पॉकेट मार ली और वो सारे पैसे लेकर के चली गई। लेकिन अब इस बात पे ये गुंडे विश्वास नहीं करते और उन्हें लगता है कि गिहुन उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है। इसलिए वो दोबारा गिहुन को मारने लगते हैं और उसके खून से एक स्टाम्प पे थप्पा लगवाते हैं कि अगर उसने 1 महीने में सारे पैसे नहीं दिए तो वो उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स बेच देंगे। और इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब गिहुन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए गिहुन अब काउंटर पे जाता है क्योंकि वहाँ बैठी लड़की को गिहुन ने अभी अभी 10,000 वॉन का टिप दिया था जब उसने पैसे जीते थे। इसीलिए वो उस लड़की से टिप के पैसे वापस ले लेता है और पहुंचता है खिलौनों की दुकान में। लेकिन खिलौना खरीदने के बजाय वो यहाँ पे खिलौना जीतना चाहता है। लेकिन गिहुन को ये खेल नहीं आता, इसीलिए वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा होता है। तभी गिहुन को एक लड़का मिलता है जो इस खेल का मास्टर है, इसीलिए वो गिहुन के लिए एक खिलौना जीत लेता है। और अब इस खिलौने को लेकर के गिहुन पहुंचता है अपनी बेटी के पास। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि गिहुन का बहुत पहले तलाक हो चुका है और गिहुन की पत्नी ने नई शादी कर ली है, इसीलिए उसकी बेटी अपनी माँ और अपने नए पिता के साथ रहती है। और जब गिहुन की बेटी यहाँ पे गिहुन को ऐसी हालत में देखती है तब उसे बहुत दुख होता है और वो बताती है कि आज वो कहाँ कहाँ गई थी। तब गिहुन उसे खिलौना देता है, लेकिन गिहुन को पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। और जैसे ही उसकी बेटी उस डब्बे को खोलती है उसे एक लाइटर मिलता है बंदूक वाला। तब वो कहती है कि वो इस चीज को लेकर के घर नहीं जा सकती वरना उसकी माँ गुस्सा करेगी। तब गिहुन कहता है कि ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ और अगली बार मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लाऊंगा। लेकिन अगली बार का नाम सुनने के बाद उसकी बेटी चुप हो जाती है और अब गिहुन अपनी बेटी को घर छोड़ देता है और ट्रेन के लिए इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास आकर के एक आदमी बैठता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है जिस गेम का नाम है दागची। और वो कहता है कि अगर तुम इस गेम को खेलोगे तो हर बार अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। लेकिन गिहुन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो आदमी बैग खोल करके पैसे दिखाता है तब गिहुन मान जाता है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 लाख वॉन देना पड़ेगा। और गिहुन खेलना शुरू कर देता है, लेकिन गिहुन पहली बाजी हार जाता है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे 1 लाख वॉन दो। तब गिहुन कहता है कि मेरे पास नहीं है। तब वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, 1 लाख वॉन के बदले 1 थप्पड़। और इतना कहने के बाद वो गिहुन को 1 थप्पड़ मारता है और अब ये खेल ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन बार बार वो आदमी जीत जाता है और बार बार गिहुन हार जाता है। लेकिन अंत में गिहुन इस खेल को जीत जाता है। तब वो आदमी उसे 1 लाख वॉन देता है और यहाँ से चला जाता है। और इन पैसों को देखने के बाद गिहुन बहुत खुश होता है, इसीलिए वो घर जाते समय अपने घर के लिए मच्छी खरीदने लगता है। और यहाँ पे हम एक महिला को देखते हैं और यहीं पे हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें इस महिला का बेटा है जिसका नाम है चो सांगू, जो कि गिहुन के बचपन का दोस्त है। तब गिहुन कहता है कि मैंने सांगू की एडमिशन में मदद की थी, तभी वो बिजनेस स्कूल जा सका था और आज वो इतने बड़े पद पे है तो उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और घर जाने के बाद अपनी माँ को बहुत सारे पैसे देता है। तब उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए।
तब वो कहता है कि ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी बेटी जल्दी ही अमेरिका जाने वाली है क्योंकि उसके नए पिता का प्रमोशन होने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन समझ जाता है कि अगले साल का नाम सुनने के बाद उसकी बेटी उदास क्यों हो गई थी। और अब गिहुन की माँ कहती है कि तुझे अपनी बेटी को वापस लाना ही पड़ेगा और मैंने एक वकील से बात किया है, अगर तू कोर्ट में ये प्रूफ कर दे कि तेरे पास बहुत पैसे हैं और तू अपनी बेटी को पाल सकता है तब तुझे तेरी बेटी की कस्टडी वापस मिल जाएगी। और गिहुन इस बारे में सोचने लगता है और वो रात भर नहीं सो पाता। तभी उसे वही आदमी याद आता है जिससे आज उसने 1 लाख वॉन जीता था और उस आदमी ने उसे आज एक कार्ड दिया था। इसीलिए गिहुन अब उस नंबर पे कॉल करता है और वो लोग गिहुन को बताते हैं कि अब उसे कहाँ पे आना है। और गिहुन आकर के सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है और ये लोग गिहुन को अंदर बैठने के लिए कहते हैं। और गिहुन जैसे ही अंदर बैठता है यहाँ पे एक धुआं आता है और गिहुन बेहोश हो जाता है। और जब गिहुन की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पे गिहुन को एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है जिसकी जर्सी से पता लगता है कि ये नंबर 1 है और गिहुन की जर्सी पे 456 लिखा होता है। तभी सामने वाले स्क्रीन को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे टोटल 456 खिलाड़ी हैं। इसी बीच हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की को मार रहा होता है और इस आदमी का नाम है ड्यूक्सू और ये जिस लड़की को मार रहा है उसका नाम है सियाबुक क्योंकि सियाबुक ने उसे धोखा दिया था। ये दोनों एक ही गैंग के लिए काम करते थे। तभी गिहुन इस लड़की को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जेब काटी थी। इसीलिए गिहुन अब इस लड़की से पैसे मांगने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो सबको यहाँ के नियम बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप सबको यहाँ पे 6 गेम्स खेलने हैं और जो इन 6 गेम्स को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि उन्हें अंत में पैसे मिलेंगे। इसीलिए इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम ऊपर एक छोटी सी पिग्गी बैंक को देखते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ इसके पैसे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाएंगे। और इतना कहने के बाद ये सारे लोगों को लेकर के जाते हैं एक हॉल में और कहते हैं कि आज हम अपना पहला गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। और अब यहाँ पे सामने लोगों को एक डॉल नजर आती है और इस गेम के नियम बताए जाते हैं कि जब तक इस डॉल की मुंडी दूसरे तरफ है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उस डॉल की मुंडी आपके तरफ हुई और उसने आपको देख लिया तब आप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको 5 मिनट के अंदर आगे की लाइन को क्रॉस करना है। और अब जल्दी ये खेल शुरू हो जाता है और अब ये डॉल गाना गाते गाते अपनी मुंडी दूसरी तरफ कर लेती है। तब कुछ लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो डॉल अपनी मुंडी इस तरफ करती है वो देखती है कि कुछ लोग हिल रहे हैं। इसीलिए अब वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पे लोग मरने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों के बीच उथल पुथल मच जाती है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस गेम में किसी की मौत भी हो सकती है। और लोग जितना भागते हैं उन पे उतनी ही ज्यादा गोलियां चलती है और देखते ही देखते यहाँ पे लाशों का ढेर लग जाता है और जितने भी लोग बचे होते हैं वो संभल के खेलने लगते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं सांगू को। ये वही लड़का है जिसका गिहुन ने एडमिशन करवाया था और गिहुन को अब तक लग रहा था कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी है और वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। लेकिन अभी गिहुन को पता चला कि सांगू भी कर्जे में डूबा हुआ है और उसके ऊपर 65 करोड़ वोन का कर्जा है। इसीलिए अभी लोग धीरे धीरे इस गेम को खेलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और सांगू जल्दी ही लाइन को क्रॉस कर जाता है और वो गिहुन को कहता है कि वो भी जल्दी लाइन को क्रॉस करे और गिहुन जल्दबाजी करने के चक्कर में गिरने लगता है। तभी वो मूरत इनकी तरफ देखने लगती है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी गिहुन को गिरने से बचा लेता है क्योंकि अगर गिहुन गिरता तो वो मूरत उसे मार देती। और इस आदमी का नाम है अली। और अब जल्दी ही मूरत दूसरी तरफ देखती है और आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे होते हैं और अब गिहुन और सारे लोग दौड़ करके लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और जितने भी लोग बचे होते हैं ये सारे लोग इस गेम को जीत चुके हैं, लेकिन सबके चेहरे अभी हताश हैं क्योंकि आज जो भी हुआ है उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। और अब जितने भी लोग मर चुके हैं उन सारे लोगों को जलाया जा रहा है। तभी हमारे सामने फिर से हॉल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा डरे हुए देखते हैं। तभी गिहुन यहाँ पे अली का शुक्रिया अदा करता है कि आज उसने उसकी जान बचाई। और इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे फिर से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स को देखने के बाद यहाँ के सारे लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस गेम को छोड़ करके जाना है। तब वो लोग कहते हैं कि हम एक बार फिर से आपको नियम बताना चाहते हैं कि आप इस गेम को छोड़ करके नहीं जा सकते और अगर आपने इस गेम को छोड़ने की कोशिश की तब आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इन नियमों पे आपने खुद दस्तखत किए हैं। तब इस बात को सुन के सांगू कहता है कि उसमें एक तीसरा नियम भी था कि अगर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स इस गेम को छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। इसीलिए सांगू कहता है कि हमें आप वोट करने दीजिए। और इस बात को सुनने के बाद ये गार्ड्स कहते हैं कि हम आपको वोट करने देंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम इस गेम का रिजल्ट बताना चाहते हैं कि आज के खेल के बाद 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 201 प्लेयर्स बचे हैं। इसलिए अब इनाम की राशि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना कहने के बाद वो फिर से पैसे दिखाते हैं, लेकिन ये लोग पैसे के मुंह में नहीं आते और यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब इतने सारे पैसों को देखने के बाद एक बार फिर से लोगों की नीयत बदल रही है और वो इस गेम को दोबारा खेलना चाहते हैं। इसीलिए अब वोटिंग बराबर चलने लगती है। जितने लोग लाल बत्तियां दबाते हैं उतने लोग ही हरी बत्तियां दबाते हैं, यानी कि जितने लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं उतने ही लोग इस गेम को छोड़ना चाहते हैं। और अब 201 लोगों में से 200 लोगों की वोटिंग हो चुकी है और 100 लोग खेलना चाहते हैं और 100 लोग ही छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए अब आखिरी वोट उस बुजुर्ग आदमी का होता है जो कि नंबर 1 का प्लेयर है। लेकिन सबको लगता है कि ये आदमी जरूर हरी बत्ती दबाएगा क्योंकि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है और ये जल्दी ही मरने वाला है। लेकिन ये आदमी यहाँ पे सबकी सोच को बदल देता है और वो लाल बत्ती दबा देता है। इसीलिए इस खेल को यहीं पर रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आधे लोग कहने
कहने लगते हैं कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा, बाहर की दुनिया में वो कर्जे से डूबे हुए हैं। तब ये लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर फिर से खेलना चाहेंगे तो हम फिर से इस गेम की शुरुआत करेंगे। और इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को भेजने लगते हैं और वो दो लोगों को एक साथ सड़क पे फेंकते हैं। इसीलिए हम गिहुन के साथ उस लड़की को देखते हैं जिसने उसकी जेब काटी थी और गिहुन उस लड़की का हाथ खोल देता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ नहीं खोलती क्योंकि वो जानती है कि वो इससे पैसे मांगेगा। तभी हम सांगू और अली को एक साथ देखते हैं और अली सांगू से फोन मांगता है और सांगू उसे फोन भी दे देता है और उसके साथ साथ सांगू अली को खाना भी खिलाता है। और तब सांगू से पूछता है कि तुम यहाँ से कैसे जाने वाले हो। तब वो कहता है कि वो पैदल जाएगा। तब सांगू उसे बस के लिए पैसे भी देता है। तभी अगली सुबह हम गिहुन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन गया हुआ है और वो पुलिस वालों को सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है। तब गिहुन उन्हें वही कार्ड देता है और वो जैसे ही उस कार्ड के नंबर पे कॉल करते हैं कोई औरत उन्हें बहुत ही गालियां देती है, इसीलिए गिहुन उस कार्ड को छोड़ करके आ जाता है। तभी यहाँ पे हम इंस्पेक्टर जुनहो को देखते हैं और अब गिहुन जैसे ही घर आ रहा होता है उसे सांगू मिलता है और वो सांगू को घर चलने के लिए कहता है। तब सांगू कहता है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा कर्जा ले रखा है और उसके साथ साथ उसने अपना घर गिरवी रख दिया जिसमें अभी उसकी माँ रहती है और उसने अपनी माँ की दुकान भी गिरवी रख दी। और इनकी बातें चली रही होती है तभी गिहुन को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और हॉस्पिटल जाने के बाद गिहुन को पता लगता है कि उसकी माँ का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इसकी माँ को डायबिटीज है। लेकिन इसकी माँ इन बातों को नहीं सुनती और यहाँ से जाने लगती है। तब गिहुन उसे कहता है कि हमें आपका इलाज करवाना पड़ेगा, आप यहाँ से मत जाइए। तब वो कहती है कि तेरे पास पैसे हैं इलाज करवाने के लिए? मेरा सारे पैसे तूने जुए में उड़ा दिए और यहाँ तक कि मेरी हेल्थ पॉलिसी के पैसे भी तू खा गया। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अब गिहुन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि वो कैसे भी पैसे ले आएगा। तभी हम इंस्पेक्टर जुनहो को देखते हैं और जुनहो बहुत समय से अपने भाई को ढूंढ रहा है जो कि लापता है, इसीलिए जुनहो उस जगह पे जाता है जहाँ उसका भाई रहा करता था। और वहाँ जाते ही जुनहो को भी वही कार्ड मिलता है जैसा कार्ड गिहुन ने पुलिस स्टेशन में दिया था, इसीलिए अब गिहुन को भी शक होने लगता है। तभी हम साइबियोक को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने आई हुई है और उसका भाई अभी अनाथ आश्रम में रहता है और उसका भाई बहुत ही रो रहा है और वो साइबियोक से कहता है कि वो जल्दी अपने माता पिता से मिलना चाहता है और साइबियोक कहती है कि वो जल्दी उन्हें ले आएगी। इसीलिए वो एक आदमी के पास पहुंचती है जिसे उसने बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो उसके माता पिता को ढूंढ सके। लेकिन ये आदमी और भी पैसे मांगने लगता है और कहता है कि जिस आदमी को हमने पैसे दिए थे वो पैसे लेकर के भाग गया। और इस बात को सुनने के बाद साइबियोक गुस्सा हो जाती है और वो इस आदमी को मारती है और कहती है कि वो जितने पैसे बता रहा है वो उतने पैसे लेकर के आएगी, लेकिन इस बार उसके माता पिता को कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। और अब हम फिर से जुनहो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे गिहुन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहता है और उसे पता भी चल जाता है। तभी हम अली को देखते हैं जो कि अपने मालिक के पास गया है और उसने जितना भी काम किया था उसके पैसे मांगता है, लेकिन मालिक कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी अली की नजर पड़ती है कि उसके मालिक के पास पैसे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए अली अब अपने मालिक से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते उसके मालिक का एक हाथ मशीन में आ जाता है और वो हाथ कट जाता है। लेकिन अली अब उन पैसों को उठा करके भाग जाता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को वो पैसे देता है और कहता है कि वो पाकिस्तान वापस चले जाए और वो भी पीछे से जल्दी ही आ जाएगा। तभी हम सांगू को देखते हैं जो अपनी माँ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अभी अमेरिका में है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन सांगू जैसे ही फोन रखता है उसकी माँ के पास कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सांगू पे केस चल रहा है और हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार करने वाले हैं, इसीलिए आप सांगू को कहें कि वो खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और इस बात को सुनने के बाद सांगू की माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि नशे में एकदम धुत पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सांगू अपनी जिंदगी जल्दी ही त्यागने वाला है। तभी सांगू का डोरबेल बजता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे फिर से उसी गेम का कार्ड मिलता है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो अपने सबसे जिगरी दोस्त के पास जाता है पैसे मांगने के लिए ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, लेकिन वो आदमी उसे पैसे नहीं देता और इस दुख में गिहुन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, इसीलिए वो शराब पीने लगता है। तभी उसके पास वही बुजुर्ग आदमी आता है यानी कि प्लेयर नंबर 1 और इसको देख करके गिहुन चौंक जाता है और ये दोनों एक साथ शराब पीने लगते हैं। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि वो दोबारा उस गेम में वापस जा रहा है क्योंकि बाहर उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जिसके पास उसका एक आदमी आता है और कहता है कि आपने कसिनो वाले से जितना भी कर्जा लिया था वो सारे लोग आपको ढूंढ रहे हैं और इन दोनों की बातें चली रही होती है। तभी ड्यूक्सू को पता लगता है कि इस आदमी ने उसे धोखा दिया है और उसने कसिनो वालों को यहाँ पे बुला दिया है, इसीलिए ड्यूक्सू इस आदमी को मार देता है और कसिनो वाले इसको पकड़े उससे पहले वो पानी में कूद जाता है। और अब हम फिर से गिहुन को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी उसे पैसे नहीं देती। तभी उसका पति वहाँ पे आ जाता है और गिहुन वहाँ से जाने लगता है और जब गिहुन बाहर पहुँचता है तभी उसकी एक्स वाइफ का पति वहाँ पे आता है और वो उसे 20 लाख वॉन देता है और कहता है कि ये पैसे लो लेकिन आज के बाद मेरे परिवार के पास मत आना। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को मारता है और सारे पैसे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है वो जुनहो को देखता है और जुनहो कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में और जानना है क्योंकि मेरा भाई भी उस गेम को खेलने गया था। तब गिहुन कहता है कि मैं तो उस वक्त बस मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी गिहुन को फिर से वो कार्ड मिलता है और गिहुन निश्चय करता है कि वो वापस उस गेम
ले जाएगा, और वो आकर के सड़क पे खड़ा हो जाता है जहाँ एक गाड़ी उसे लेकर के जाने लगती है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जिसे कि गिहुन पे शक हो गया था, इसीलिए वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। और अब हम एक एक करके सारे पुराने प्लेयर्स को देखते हैं और सबने इस गेम में वापस आने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए उन्हें एक एक करके गाड़ियां पिक कर रही हैं और ये गाड़ियां चल पड़ती हैं और जुनहो इन गाड़ियों का पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां एक जहाज पे चली गई। तभी जुनहो एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और जैसे ही ये गार्ड अंदर आता है सबको स्कैन करने के लिए, जुनहो उस गार्ड को मार करके उसके कपड़े पहन लेता है और वो जैसे उसकी लाश को बाहर फेंकने जाता है तभी वहाँ पे 2 और गार्ड्स आ जाते हैं और एक गार्ड जुनहो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जुनहो कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और इस बात को सुनते ही दूसरा गार्ड बोलता है कि तुम्हें नियम नहीं पता क्या, जब तक तुम्हारा सीनियर तुम्हें बोलने के लिए ना कहे तब तक तुम्हें चुप रहना चाहिए। और अब यहाँ पे हमें इनके बारे में पता लगता है, यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले वे हैं जिनके मास्क पे सर्कल बना हुआ है और ये लोग यहाँ पे सफाई और उसके साथ साथ बाकी सारे काम करते हैं। और इनके सीनियर्स होते हैं जिनके मास्क पे ट्रायंगल बना हुआ है, और जिनके भी मास्क पे ट्रायंगल बना है उनके पास बंदूकें होती हैं और इन्हें दूसरों को मारने का हक है जितने भी प्लेयर एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी है स्क्वायर वालों की, यानी चतुर्भुज वालों की, और ये लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों गार्ड से सीनियर हैं, इसीलिए ये लोग खिलाड़ियों से भी बातें कर सकते हैं। और इन सब का सीनियर यानी यहाँ का मालिक है फ्रंटमैन, जो एक अलग तरीके का मास्क पहनता है और सारे डिसीजंस वही लेता है। और अब हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स को बेहोशी की हालत में अंदर लेकर के जाया जा रहा है और इन सबके कपड़े भी बदले जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिबियो कभी भी जगी हुई है, इसीलिए वो चुपके से अपने चाकू को अपने नए ड्रेस में डाल देती है। और अब जल्दी ही सारे प्लेयर्स की आंख खुलती है एक बार फिर से उसी हॉल के अंदर, और गिहुन सबसे पहले मिलता है प्लेयर नंबर 1 से और उसके बाद वो सांगू को देखता है और सांगू को देखने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। तभी यहाँ पे अली भी आ जाता है, इसलिए अभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए, तभी हम यहाँ के अगले पड़ाव को पार कर पाएंगे। इसीलिए अब इन 4 लोगों का ग्रुप बन जाता है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं, वो भी अपना ग्रुप बनाना चाहता है और उसके साथ साथ यहाँ के सारे लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे होते हैं। तभी ड्यूक्सू पहुंचता है सिबियोक के पास, लेकिन सिबियोक उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है। तभी यहाँ पे मिन्यू आती है और वो ड्यूक्सू को कहती है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, लेकिन ड्यूक्सू उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अब सारे लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय गिहुन और सांगू बात कर रहे होते हैं कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। तब अली कहता है कि उसे कोरियन गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो पाकिस्तान से है। तभी ये लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी रात हो जाती है और हम जुनहो को अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं और वहाँ जाने के बाद वो खाना खाता है और आराम करने लगता है। तभी हम मिन्यू को देखते हैं जो कि वॉशरूम जाने के लिए कहती है और जब वो लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं तभी यहाँ पे सिबियोक भी आ जाती है और वो भी मिन्यू के साथ चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद सिबियोक कहती है कि वो ऊपर जाना चाहती है और इतना कहने के बाद वो एयर कंडीशनिंग टनल में घुस जाती है और मिन्यू को कहती है कि तुम गार्ड्स का टाइम पास करो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी और अगर मुझे कुछ भी दिखेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। और अब सिबियोक जाने लगती है। तभी हम जुनहो को देखते हैं, जैसे ही लाइट ऑफ होती है वो अपने मोबाइल में सारी चीजें यहाँ के बारे में लिखने लगता है। तभी सिबियोक खिड़की से देखती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीनी पिघलाई जा रही है और इतना देखने के बाद वो वापस चली आती है और ये लोग पहुंच जाते हैं अपने हॉल में। तब मिन्यू सिबियोक से पूछती है कि तुमने क्या देखा, और सिबियोक कहती है कि मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीनी पिघलाई जा रही थी। लेकिन सांगू भी इन्हें बात करता हुआ सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि सिबियोक बाहर गई थी। और अब जल्दी सुबह हो जाती है और सुबह सबको नाश्ता दिया जाता है और यहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं। जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी उसके नाश्ते के अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसे पता लग जाता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और अब सारे लोग अगले गेम के लिए जाने लगते हैं। तभी सांगू जाता है सिबियोक के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात बाहर गई थी और तुमने वहाँ पे क्या देखा। तब सिबियोक कहती है कि मैंने देखा कि ये लोग बहुत सारी चीनी पिघला रहे थे। और इस बात को सुनने के बाद सांगू अपना दिमाग लगाने लगता है कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। तभी उसे एक खेल याद आता है कि बचपन में उन्हें गोल चक्री मिला करती थी और इसके अंदर एक आकृति बनी होती थी और उसके साथ साथ इन्हें एक सुई मिलती थी और इस सुई की मदद से ये लोग इस आकृति को बाहर निकालते थे, वो भी बिना तोड़े हुए। लेकिन इस चीज को जानने के बाद भी सांगू किसी को कुछ नहीं बताता। तभी इन्हें दीवार पे बहुत सारी आकृतियां नजर आती हैं और सभी लोगों को कहा जाता है कि आपको जो आकृति पसंद आए आप उसके सामने आकर के खड़े हो जाओ। इसीलिए अब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग अलग अलग आकृति चुनेंगे। तब सांगू अपना दिमाग लगाता है और वो सबसे आसान आकृति चुनता है यानी कि ट्रायंगल, और अली सर्कल को चुनता है और अब 2 आकृतियां बच जाती हैं, स्टार और अम्ब्रेला। तब गिहुन अम्ब्रेला को चुन लेता है और इस चीज को सुनने के बाद सांगू थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अम्ब्रेला सबसे मुश्किल है। इसलिए वो एक बार गिहुन को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन फिर वो चुप हो जाता है और अब एक एक करके सारे लोगों को आकृतियां मिलने लगती हैं और गिहुन जैसे ही अम्ब्रेला को देखता है उसे गेम भी समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसने अपना काम खराब कर लिया है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और अब सारे लोग आकृतियों को बाहर निकालने में लग जाते हैं और देखते ही देखते कुछ लोग अपनी आकृतियों को तोड़ देते हैं, इसीलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन सांगू की आकृति बहुत ही आसान होती है, इसीलिए वो जल्दी ही अपने टास्क को पूरा कर लेता है और दूसरी तरफ जितने भी लोगों से गलतियां होती है उन्हें मार दिया जाता है, इसीलिए अब लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी हम मिन्यू
मिनियो को देखते हैं और मिनियो के पास एक लाइटर है जिसे वो छुपा करके यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए लाई थी और वो इस चीज का इस्तेमाल करती है। वो लाइटर से सुई को गर्म करती है और फिर बड़ी ही आसानी से अपनी आकृति को बाहर निकालती है और इस तरीके से मिनियो भी इस गेम को पार कर लेती है। लेकिन जाते समय वो लाइटर ड्यूक्सू को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे सिबियोक ने भी अपने टास्क को पूरा कर लिया है और उस डॉक्टर ने भी, जिसे पता लग गया था कि आज कौन सा गेम होने वाला है, इसीलिए अब जितने लोगों का टास्क कंप्लीट हो जाता है उसे बाहर भेज दिया जाता है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि बहुत ही जल्द समय खत्म होने वाला है और एक बार समय खत्म हो गया और जिसने भी टास्क को पूरा नहीं किया उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए अब गिहुन को पसीना आने लगता है और जैसे ही उसके पसीने की एक बूंद उस चक्री पे गिरती है वो चक्री पिघलने लगती है और गिहुन समझ जाता है कि इसे पानी से पिघलाया जा सकता है। इसीलिए वो चक्री को चाटने लगता है और उसे देखने के बाद और भी लोग चक्री को चाटने लगते हैं। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो लाइटर की मदद से अपने शेप को बाहर निकाल लेता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि यहाँ पे आ चुका है क्योंकि उसे यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम था कि तुम्हें लाशों को हटाना है। तब जुनहो कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया था। तभी इस आदमी को जुनहो पे शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहीं पे रुको, गेम खत्म होने के बाद हम तुमसे बात करेंगे। और अब जल्दी ही वक्त खत्म होने वाला होता है लेकिन समय से पहले गिहुन उस चक्री को चाट करके शिप को बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ प्लेयर नंबर 1 भी और भी कुछ लोग, इसीलिए इन्हें भी बाहर भेज दिया जाता है। तभी एक आदमी जल्दबाजी में अपनी चक्री को तोड़ देता है, इसीलिए वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि अपने हाथों को हटाओ ताकि मैं देख सकूं। लेकिन वो आदमी जानता है कि अगर उसने हाथ को हटाया तब उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वो इस गार्ड पे हमला कर देता है और उसकी बंदूक उसी पे तान देता है और कहता है कि अभी के अभी अपनी शक्ल दिखाओ। और जब वो आदमी अपनी शक्ल दिखाता है तब खिलाड़ी को पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है, इसीलिए वो आदमी अपने आप को गोली मार लेता है। तभी यहाँ पे फ्रंटमैन आता है और जिस आदमी ने अपना मास्क उतारा होता है वो उसे गोली मार देता है और कहता है कि किसी भी स्थिति में किसी को भी अपना मास्क नहीं हटाना। और इतना कहने के बाद फ्रंटमैन यहाँ से चला जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि उस मरे हुए आदमी का मास्क पहन लेता है क्योंकि ये सीनियर का मास्क है और जुनहो को लगता है कि इस मास्क को पहनने के बाद वो और भी जगह जा पाएगा और यहाँ के बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर पाएगा। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम जल्दी अपने चैनल पे इस सीरीज के बाकी 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।